Yes, student, as you all are aware that we are discussing the chapter the age of industrialization, और इस चैप्टर में हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की बिगनिंग हुई एंड उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की बिगनिंग में कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से ये सारी चीज़ें आई और किस तरीके से एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का चेंज आगे बढ़ा, उसके बारे में हम लोगों ने बड़ी विस्तार से चर्चा की. So now we have included some variety of questions that are important in the examination point of view, and these questions have been asked many times by the examiner in CBSE board examination. For example, let's discuss the first question, which is in the category of multiple choice question. Multiple choice question definitely will come either you talk about term 1 or term 2. आप किसी भी term की बात करें इसमें questions आपके आएंगे ही आएंगे. So let's discuss the first question. A fuller jobs is 2. Basically, if you recall that we have explained that how the change of pace of the industrialization are begun in the various part of Europe as well as in India. And we also discussed one thing, that proto-industrialization. Proto-industrialization was the kind of industrialization विच वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री, यानी कि जो एक प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज था हमारा वो फैक्ट्री बेस्ड नहीं था. मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट वर एंगेज टू प्रोड्यूस द सो मेनी थिंग्स, बट दैट वाज नॉट फैक्ट्री बेस्ड. अब नाउ यू टेक द एग्जांपल ऑफ किसी भी आप फैक्ट्री के ले लीजिएगा, किसी भी आप इंडस्ट्रीज को आज के समय में लीजिएगा, दैट वाज कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड. all the employer, all the machines, all these things you can find in a one place. एक जगह पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. सो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, फुलर जॉब. बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉटन, जो कॉटन मिल थी वहां से रिलेटेड था ये क्वेश्चन. और इसमें बेसिकली फुलर मीन्स अ पर्सन दोज हु जस्ट एक तरीके से कपड़ों की तय बनाना, उनको सिस्टमेटिक वे में रखना, प्लीटिंग के द्वारा उनको गैदर्ड करना, वो एक कॉन्सेप्ट था. तो फुलर जॉब बेसिकली अ गैदर क्लॉथ बाय प्लीटिंग. So this question can be asked in your examination, so that's why our max marks team include this question. So basically this task has been done by the peoples during the age of proto industrialization. जो proto industrialization था उसके दौरान ये सारी चीजें की जाती थी. Now looks the second question, the Victorian Britain, the upper class aristocracy. इसको आप, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको I would like to explain this. And Georges preferred handmade goods because, बेसिकली ये जो शब्द है इसको हम लोग हिंदी में बात करते हैं, इसको पूंजीपति कहते हैं. और ये जो हमारा एरिस्टोक्रेसी क्लास है, दिस इज ऑल्सो वी कैन कैटेगरी दैट जो आपकी अपर क्लास. अपर क्लास से मतलब वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी कास्ट सिस्टम, बट इन द यूरोप ऑल्सो दैट द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू द डिफरेंट कैटेगरी, मिडिल क्लास पीपल, अपर क्लास पीपल. यानी कि वो लोग जो बहुत रिच और एरिस्टोक्रेसी क्लास थे वो किस तरीके के बेसिकली हैंडमेड गुड्स क्यों पसंद करते थे, क्यों उनको पसंद थे ज़्यादातर, इस तरीके की चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं. इफ वी जस्ट डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द हैंडमेड गुड्स come to symbolize refinement and class. Means we can say जो handmade clothes होते थे, जो handmade goods होते थे, these comes after the refinement and their class is very okay. जो उनकी class होती थी, जो उनकी एक तरीके से लेवल होता था, वो अच्छे लेवल में काउंट किया जाता था. So the answer of this question can be the option B. The handmade goods come to symbolize refinement and class. सो बेसिकली जो आपकी अपर क्लास कैटेगरी थी, जो हमारी एरिस्टो क्लास कैटेगरी थी, या जो हमारे पूंजीपति लोग थे, वो बेसिकली जो हैंडमेड गुड्स थे उन्हीं को ही प्रीफर करते थे इंस्टेड ऑफ मशीन मेड. सो नाउ इफ यू सी दिस इज द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, द मेन मोटिव टू इंक्लूड द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इन द मैक्स मार्क्स टीम. बेसिकली जो हमारी टीम है विद्या प्रकाशन मंदिर की, दे हैव इंक्लूड द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन because these question will come in the term 1 as well as term 2 examination. So just you are supposed to just read out this paragraph very carefully so that we can answer all the question systematically. If you see that the first symbol of the new era was cotton, its production boomed in the late 19th century. यानी कि जो कॉटन का प्रोडक्शन था वो लेट 19th सेंचुरी में बूम्ड हुआ.
आप आगे पढ़िएगा. एंड नाउ सी द क्वेश्चन. द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन बूम्ड इन, as we have marked, underlined that in which era, in which year that the cotton production was boomed. That was not in late 19th century, 18th century, not in 20th century, not in 16th century. It was in 19th century. Purposely I have just underlined this sentence because all the question that will come in your examination, source based question जो भी होंगे, you are supposed to just find out the right answer of the paragraph. पैराग्राफ से ही आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, कुछ डायरेक्ट वे में मिलेंगे और कुछ इनडायरेक्ट वे में मिलेंगे. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज वाज इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द 18th सेंचुरी. 18वीं शताब्दी में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं. देयर आर सो मेनी इन्वेंशन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन विच इज टुक प्लेस इन 18th सेंचुरी, that was not fly shuttle, that was not telegraph, not email. This was only steam engine. This steam engine just give the boom to our industrialization in 18th century. 18वीं शताब्दी में ये सबसे बड़े इन्वेंशन के रूप में माना जाता है, सबसे बड़े आविष्कार के रूप में इसको हम लोग काउंट करते हैं. The third question, how did invention of cotton mill prove to be beneficial? जो कॉटन मिल इंट्रोड्यूस हुई बेसिकली इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में फर्स्ट कॉटन मिल वाज एस्टैब्लिश इन 1854 एंड दिस गिव द बूम टू आवर इंडस्ट्रीज. जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उसको बूम किया एंड दे गिव द पॉजिटिव साइन टू आवर इंडस्ट्रीज बेसिकली इन द लेट 18th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ द 19th century. So this question are related to that, how the cotton industries or the development of the cotton industries give the positive sign. So all the process of the cotton production were brought together under one roof and management. Before this question, we can say that there was a series, or that the time of the proto-industrialization, as I told you that the proto-industrialization based the kind of production, but that was not factory based, जो factory based नहीं था. But after the invention of the cotton mill, that most of the tasks related to the industries, related to the factory, related to the cotton have been done under one roof and one management. We can say that the entire system become the centralized. जो पूरा का पूरा system था एक हमारा centralized बना. This was the, we can say that a revolutionary change in the industrial sector. Basically एक revolutionary change था हमारे industrial sector में. There is a last question related to this paragraph. A series of invention in the 18th century increased basically various type of factor that are related to the industrial change. We can include time, we can include labor, we can include cost also. But the series of invention in the 18th century increased. अगर हम बात करें, देखिए ये हमारा शुरू से ही बढ़ता है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है. But this was the beginning of the change in the industrial sector from our side. So जो भी changes आए, उन changes के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी efficacy थी, that was increased, वो काफी बढ़ी और उसने एक तरीके से जो इंडस्ट्रीज थे उनके मन में एक बूम पैदा किया और वो नई नई चीजों को इन्वेंट करने के लिए प्रयासरत रहने लगे. In the series of the question answer, we also include some short questions. So let's discuss this very important question. I will do this category. इसको मैं important category में रखना चाहूँगा because this question have been asked many times by the examiner. Examiner ने कई बार इस question को पूछा है. Let's see the question. How did Gulide restriction made it difficult for new merchant to set up business in town of England? This question are related to the beginning of industrialization in England. अगर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिगिनिंग कहाँ से हुआ, तो यू आर सपोज टू जस्ट टिक द राइट आंसर इंग्लैंड. हमारा जो इंग्लैंड है, जो यूरोप, जो इंग्लैंड है, वहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिगिन बेसिकली होता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज हु आर गुलाइड. बेसिकली अगर हम गुलाइड की बात करें, गुलाइड वर द पावरफुल एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर. जो प्रोड्यूसर थे, गुलाइड जो थे, प्रोड्यूसर के एक एसोसिएशन था. एंड दीज एसोसिएशन just give the training to the merchant. They just, we can say that train the craft, people maintain control and production, regulate competition
means all these things have been done by the Gulide, and they don't want to enter any person in an open market freely. Means the kind of restriction have been imposed by the Gulide. जब इस तरीके की restrictions को impose किया गया, this एक तरीके से जो नए लोग थे, जो न्यू एंटरप्रेन्योर थे, दे फेस सो मेनी प्रॉब्लम, एंड जो एक एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, एंड दैट टाइम दैट कि एक तरीके से सरकार का भी इतना बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं था, जिसको हम कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर जिसको कह सकते हैं, उसकी कैटेगरी में हम इसको रखना चाहेंगे. दे इम्पोज द सो मेनी रिस्ट्रिक्शन इन फ्रंट ऑफ द न्यू एंटरप्रेन्योर, और जब इन्होंने न्यू एंटरप्रेन्योर के सामने इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस रखी, सो दिस गिव द नेगेटिव एस्पेक्ट, और वी कैन से दैट द एक इंडस्ट्रियल चेंज का जो एक कॉन्सेप्ट था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक जो बूम था, उसको थोड़ा सा लिमिट किया. तो लिमिट करने में इनका बड़ा योगदान था. तो गुलाइड एक तरीके से पावरफुल एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर थे, एंड दे इम्पोज सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, तमाम तरीके की रिस्ट्रिक्शंस न्यू एंटरप्रेन्योर के सामने ये रखते थे, और जिसकी वजह से जो एक पॉजिटिव साइन आना चाहिए था वो नहीं इंडस्ट्रीज में आ पाता था, बट वो बहुत लंबे समय तक नहीं था, कम समय के लिए था, तो उसमें ज़्यादा इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. This is the loan question also. We have included that. Explain the factor that enabled the handloom sector score over. जो हैंडलूम सेक्टर था वो मशीन मेड सेक्टर से किस तरीके से कंपटीशन करके आगे आया. What was the major factor? Basically, this is the last question of this chapter, the age of industrialization. So we have included the few important point that how हैंडलूम सेक्टर scored over machine made goods. किस तरीके से हैंडलूम सेक्टर ने मशीन मेड गुड्स के ऊपर स्कोर किया, एंड व्हाट वाज द मेजर फैक्टर्स दैट वी आर सपोज्ड टू डिस्कस अंडर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज दिस हैपेंड पार्शियली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दिस इज वन थिंग. जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया इंडस्ट्रियल चेंज के दौरान, जो इंडस्ट्रियल चेंज आया यूरोप के अंदर, और यूरोप के साथ साथ जो देश में भी आया, उसमें दो तरीके की चीजें देखने को मिली. सबसे पहली चीजें ये, द पीपल दोज हु आर जस्ट बिलोंग टू द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स मोस्ट ऑफ द टास्क हैव बीन डन बाय द हैंडमेड, एंड देयर इज ए न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल चेंज, एंड वी कैन से दैट द सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज आर देयर. तो जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज थी, एक तरीके से दैट्स प्ले वेरी वाइटल रोल टू जस्ट बूम देयर सेक्टर इन इंडस्ट्रीज, या एक तरीके से हैंडलूम के सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट योगदान दिया. जो काम पहले हैंडलूम सेक्टर स्कोर ऊपर आने का जो मेन कारण था, इंस्टेड ऑफ मैन मेड, दैट वाज टेक्नोलॉजी. मोस्ट ऑफ द टास्क हैव बीन डन बाय द हैंड, बट एज द मशीनरी आर इंट्रोड्यूस्ड, दिस गिव द न्यू रिफाइनमेंट टू द प्रोडक्ट, एंड दीज प्रोडक्ट हैव बीन एप्रिशिएटेड बाय द पीपल्स. जो उनकी रिफाइन क्वालिटी होती थी वो टेक्नोलॉजी के आधार पर ही होती थी. सेकेंड थिंग्स, the demand of the finer variety of the cloth bought by the rich was very stable. Even famine did not affect the sale of the all these things. Means whatever the items have been produced by the help of machinery, that was so refined and their quality was so good. And एक इसमें फेमाइन का जिक्र आया. फेमाइन मीन्स एक भुखमरी है. भुखमरी मीन्स द पीपल आर नॉट एबल टू जस्ट अरेंज द फूड फॉर देयर सर्वाइव. जब अपने सर्वाइव के लिए वो खाने भी नहीं अरेंज कर पाते, वो फेमाइन होती है. उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आ पाया था, बिकॉज उनकी जो क्वालिटी थी, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी, दैट वाज सो रिफाइंड. मेजर कॉन्सेप्ट की अगर इस चैप्टर की बात करें, इफ दिस क्वेश्चन कमिंग योर एग्जामिनेशन, तमाम तरीके के फैक्टर्स आप इसमें लिख सकते हैं, बट द मेजर फैक्टर इज दैट sophisticated technologies play very vital role to give the boost to our industries. जो काम पहले हाथों से होता था, बाद में मशीनों के द्वारा होने लगा, और मशीनों के माध्यम से जो प्रोडक्ट हम लोग तैयार करते थे, उसकी क्वालिटी पहले के मुकाबले, जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे होती थी, उसके मुकाबले काफ़ी फाइन थी, काफ़ी अच्छी थी, गुड क्वालिटी की थी. एंड वन मोर थिंग, इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द मशीनरी, दैट द वेराइटी ऑफ चॉइस आर अवेलेबल इन द मार्केट. जो एक चॉइसेस थी वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हुई, जिसकी वजह से इजीली वी कैन परचेज. मिल प्रोडक्शन कुड नॉट इमिटेट एंड compete with the specialized weaves such as the famous sarees with woven borders and famous lungis and handships in Madras. There are few examples are given here. तमाम तरीके की चीज़ें इसमें हैं.
मीन्स देर आर सम साइन ऑफ द टेक्नोलॉजी। हम किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी जिले की बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में कुछ ना कुछ एक फेमस चीज होती है, बट सम टाइम व्हाट हैपन दैट व्हेन द इंट्रोडक्शन ऑफ द मशीनरी, व्हेन द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी आर अराइव, सम टाइम की कहीं ना कहीं वो चीज़ें छुप के रह जाती है। तो यही कुछ एग्जाम्पल मद्रास के बारे में और कुछ आपके कुछ साड़ी के बारे में, साड़ीज जो होती हैं, जो साड़ी होती है उनके बारे में कुछ एग्जाम्पल इसमें लिखे गए हैं। तो दो तीन चीज़ों को विशेष तौर पे आपको फोकस करना अगर इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम्स में आता है। नंबर 1 टेक्नोलॉजी, इवन दैट यू आर सपोज टू राइट द सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। नंबर 2 that we can say that the globalization also a factor. Globalization we can say that now that most of the industries, most of the companies are interlinked with the world economy, and when the companies or the factories are interlinked with the rest of the world economy या किसी अन्य देश की फैक्ट्री या कंपनी के साथ इंटरलिंक्ड है, now we are able to exchange the technology, now we are able to exchange the ideas, and these things play very vital role. We can say that the handloom sector score over machine made. तो तमाम तरीके के फैक्टर्स हैं। These questions are very very important. ये तमाम तरीके के क्वेश्चंस जो इसमें आ सकते हैं। In this chapter we have discussed the important summary of the chapter. We also discussed the variety of the question that can be come in your examination. Our Max Marks team prepare the variety of question, and definitely this discussion regarding this chapter will help you to score the good marks in the coming examination. I hope that you will understand the concept of this chapter. If you have any queries, you can send your queries to our mail. आप हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।